जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 8 में पहली वीडियो में बताया कि आर्टिकल 40 तक बताया, अब मैं आर्टिकल 41 बताऊंगा आज। तो इसको ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है चैप्टर 8 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। इसका जो दूसरा वीडियो है आज मैं बना रहा हूँ। दूसरा वीडियो में क्या है, आर्टिकल 41 से मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपको मैंने आर्टिकल 40 तक बताया था, अब आर्टिकल 41। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आर्टिकल 41 क्या है, इसमें बोल रहा है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता में देखिए का काम शिक्षा प्राप्त करना। अब देख लीजिए, जैसे विकलांग को व्हीलचेयर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। अब देख लीजिए क्या कर रहा है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की भी व्यवस्था की जाए, जैसे कि काम मतलब सरकारी नौकरी भी दिया जाए, और शिक्षा की व्यवस्था मतलब बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देने की सुविधा की जाए। फिर अब बोल रहा है कि जैसे में देख लीजिए, जैसे विकलांग लोग हैं उनको व्हील चेयर की सुविधा दी जाए, वृद्धा जो लोग हैं, वृद्ध व्यक्ति जो हैं, बूढ़े व्यक्ति, उनको वृद्धा पेंशन की योजना बनाई जाए, और विधवा मतलब जिसके पति मर गए हों, गुजर गए हों, उनके लिए विधवा पेंशन लागू किया जाए। या किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत, जिसे बोला जाता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता के तौर पे किया जाए। तो यह कौन कौन से आगे सहायता, विकलांग को व्हीलचेयर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, शिक्षा, फ्री शिक्षा बोले, या फिर काम हो गया। अब फिर देख लीजिए आर्टिकल 42। देखिए आर्टिकल 42, न्याय संगत कार्य मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना। अब देख लीजिए न्याय संगत कार्य मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना। अब प्रसूति देखिए मनोचित तथा दशा तथा प्रसूति सहायता, ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि जो प्रसूति सहायता है उपलब्ध, अगर जैसे कोई महिला सरकारी कर्मचारी है, उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, डिलीवरी होने वाली है, तो डिलीवरी के 3 महीने पहले उसको छुट्टी दिया जाता है, और 3 महीने बाद तक, मतलब कि वह अपनी देख रेख 3 महीने पहले कर सके, और 3 महीने बाद तक कि उसको सुधार, डिलीवरी के बाद 3 महीने बाद तक उसको छुट्टी दी जाती है। मतलब 6 महीने की, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी मतलब महिला हो, उसको जब मतलब कि बच्चे पैदा होने वाला होता है, तब उसको 3 महीने आगे और 3 महीने पीछे, मतलब दोनों मिलाकर 6 महीने की उसे छुट्टी दी जाती है। और इसके जब इसके पिता भी अगर कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी, तो उनको भी क्या किया जाता है कि जब जिस महिला के पति सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको भी कहा जाता है कि उनको भी छुट्टी दी जाती है 15 दिन पहले, डिलीवरी के 15 दिन पहले और डिलीवरी के 15 दिन बाद, मतलब कि इनकी देखभाल करने के लिए। कितने दिन, डिलीवरी के 15 दिन पहले और डिलीवरी के 15 दिन बाद, ये होता है, ये महिला की हो गई, ये पति का, मतलब कि छुट्टी मिलती है। इसी को प्रसूति सहायता। अब बोल रहा है जैसे में महिला, गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। अगर मान लीजिए महिला गर्भवती है, सरकारी कर्मचारी है, वह गर्भवती महिला है, तो उसको कठोर कार्य न देकर उसे शारीरिक श्रम न कर उसे थोड़ा मानसिक श्रम करवाया जाए, और बहुत कम ही उसे काम दिया जाए, जिससे कि वह अपने ऊपर टेंशन न ले, और जिससे कि बच्चे पर असर न पड़े। ये हो गया आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 देख लीजिए, निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। अब बोल रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, तो उसके मालिक हो चाहे जो भी हो, तो उसको इतना वेतन दे दिया जाए कि जिससे कि वह अपना निर्वाह योजन, अपना जीवन पालन कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। न कि इतना दे दिया जाए कि वह अपने ही में ही परेशान रहे, खुद का खर्चा उठा ही नहीं सके, तो परिवार का कहाँ से खर्चा उठाएगा। वही बात है। तो इसमें बोला आर्टिकल 43 में कि उसको इतनी, अगर कोई कामगार है, कोई मजदूर है, तो उसको इतनी पैसा दिया जाए कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके, और इतना भी पैसा न दिया जाए कि वह उसका अपना खुद ही खर्चा न समझ सके। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना काम है उसके हिसाब से आपको पैसे देना है, जिससे कि उसका जीवन का खर्च और निर्वाह चल सके। अब देख लीजिए आर्टिकल 43 तक बता दिया।
अब आर्टिकल 43 कम देखिए, उद्योग प्रबंधन में कामगारों के संबंध सहमति। अगर जैसे कोई कंपनी चल रही है या कोई उद्योग चल रहा है तो उसमें जो कामगार होते हैं, जो वेजेस होते हैं, उनके मत के आधार पर भी कोई बिल या कोई भी बिल लागू करे, क्योंकि उनका भी योगदान होता है उसमें। वो भी तो इसमें शामिल होते हैं, वो भी तो एक तरफ से कर्मचारी होते हैं उस उद्योगपति या उद्योग के। तो हो गया। अब सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सहकारी समिति, कोऑपरेटिव, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब देख लीजिए ट्रिक क्या है, दमन मतलब ट्रिक जो है आर्टिकल 41, 42, 43 के लिए। देखिए आर्टिकल 41, 42, 43 के लिए 41 में क्या है, देखिए ट्रिक जो है दमन, बहुत सारे ट्रिक है, आप कभी भी दिमाग में रखें बस दमन। 10 है आर्टिकल 41 में, कुछ दशाओं में सहायता प्रदान करना है, और हो गया मनोचित, और 43 हो गया 9 से निर्वाह योग्य मजदूरी। दमन सीधे सीधे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि क्या बोलते हैं, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ जिससे कि आर्टिकल 41, 42, 43 तीनों समाहित हो जाए, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा दमन। दमन में देख लीजिए, बता दीजिएगा कि दमन में कुछ दशाओं में सहायता प्रदान करना, आर्टिकल 41 हो गया। 42 में देख लीजिए म से मनोचित हो गया, आर्टिकल 42 हो गया। और 43 देख लीजिए न से निर्वाह मजदूरी योग मजदूरी हो गया। देखिए देखिए आपको मैंने आर्टिकल 43 तक बता दिया, आर्टिकल 43 के तक। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 44 क्या है कि समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही वह विवाह की रीतियां अलग हो। बोल रहा है कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत बोल रहा है कि अगर आप जैसे कि कोई व्यक्ति है वह शादी करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो, लेकिन जो तलाक एवं विवाह की शर्तें हैं वो समान ही रहेंगी, वह अलग नहीं हो सकती। भले ही आपकी रीति रिवाज हो धार्मिक, मतलब कि आप कोई मंदिर में कर रहा है, कोई मस्जिद में शादी करे, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि ये फर्क पड़ने वाला है कि ये जो धर्मों के लिए विवाह का एवं तलाक की शर्तें हैं वह समान रहेंगी, शर्तें दोनों में समान रहेंगी, भले ही वह रीति रिवाज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप जैसे हिंदू मुस्लिम तलाक लेना चाहता है, पहले तो हिंदू तो शुरुआती से ही तलाक लेता है तो सुप्रीम मतलब कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन मुस्लिम पहले क्या करता था कि अगर एक से शादी कर लिया तो अगर उसका मन बैठ गया दूसर की से शादी करने का, तो क्या करता था वो तुरंत बोल देता था तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक में काम खत्म। अब लेकिन ऐसा नहीं हो, सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए देखा कि बहुत महिलाओं का मतलब घर उजड़ जाता है, बहुत महिलाएं परेशान हो जाती थी कि ऐसे मजाक में भी कर देते थे तो हो जाता था उनका तलाक, ऐसे फालतू में ही हो गया तो हो गया उनका तलाक, ऐसे हो जाता था। लेकिन सरकार लोगों को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और बोली कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो बहुत ज्यादा ये मुस्लिम वाले बहुत ज्यादा फायदा उठाते चले जाएंगे। तब उसने क्या किया, 3 तलाक पर बैन कर दिया, और 3 तलाक बैन किया ना तो बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े मौलवी लोग होते हैं उन लोगों को बहुत झटका लगा था कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे कुरान में ये लिखा है वो लिखा है। अरे तो कुरान में तो बहुत कुछ लिखा है तो उसको भी पालन कीजिए ना। तो लेकिन इन्होंने ने क्या किया कि बहुत लोग दबाव डाले कि नहीं इसको ये जो बिल पारित हो रहा है 3 तलाक का, इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन नहीं बंद किया गया, इसको खत्म कर क्या कर दिया गया, नया कानूनी तौर पे तलाक मांगा गया कि अब जो भी तलाक देना चाहेगा वो कानूनी तौर पर देना चाहेगा, मतलब देगा, जो भी देगा अब कानूनी तौर पे तलाक देगा, जैसे हिंदू देते थे पहले। हम लोग हिंदुओं में क्या होता था कि हिंदू जो लोग थे वह कोर्ट द्वारा तलाक लेते थे, उनका पेपर तैयार होता था। अब मुस्लिमों में भी पेपर तैयार होगा, उनका दोनों तरफ से तलाक होगा तब जाके होगा। अगर किसी एक की सहमति हुई तब ऐसा नहीं हो सकता कि आप तलाक अपने मन चाहे, जब दोनों की सहमति होगी तभी तलाक दे सकते हैं आप। और यही हिंदुओं में भी होता है, अब मुस्लिमों में भी यह शामिल किया गया।
हो गया आर्टिकल 44। अब देखिए नोट में क्या है, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव कानून को आचार संहिता। देख लीजिए, जब अपराध होता है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे दंड संहिता के अंतर्गत रखा जाता है, दंड संहिता लगता है उसके ऊपर। और जब चुनाव चलता है तो आचार संहिता, जब चुनाव चलता है, चुनाव के वक्त मतलब कि 1 महीने 1 महीने 1.5 महीने पहले ही आचार संहिता लग जाती है। जहाँ चुनाव हो, या भारत में हो तो पूरे भारत में आचार संहिता लग जाती है 1.5 महीने, स्टेट में हो तो स्टेट में लग जाती है। अगर आप ग्राम प्रधान, महाप्रधान, ये ब्लॉक प्रमुख, ये सब होते हैं चुनाव ना, तब लग जाती है आचार संहिता, 1-1.5 महीने पहले लगती है। ये हो गया नोट में। आर्टिकल 45 देखिए, बोला है कि आर्टिकल 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बोला है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी है? जो 6 वर्ष, जो बच्चा पैदा हुआ है और वह 6 वर्ष तक है, उसकी जिम्मेदारी कितने वर्ष तक है सरकार की? उसको देखभाल करने, पोलियो, समय से पोलियो पिलाना, उनके पोषायुक्त आहार भेजना, उनको हर एक चीज की जिम्मेदारी वह किसके ऊपर है? सरकार की जिम्मेदारी है, वह सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है। बोला है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी? सरकार की जिम्मेदारी है। फिर देख लीजिए नोट में, शिक्षा के अधिकार को अमूल अधिकार बनाकर एक तो आर्टिकल 21 क में जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। तब इसको क्या किया गया था? शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था इसको। अब देखिए आर्टिकल 46 जो है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। अब देख लीजिए जो SC ST OBC, अब ये इसमें क्या है, इसमें तो SC ST में सभी लोगों को दे देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर ST है, SC है, OBC है, अगर जैसे कि SC ST में भी तो हर एक बिरादरी में और मतलब हर एक कैटेगरी में लोग बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। इनको ऐसा करना चाहिए कि जो जिनके घर वाले सरकारी नौकरी मतलब कि बड़े पोस्ट पे हैं, A ग्रेड की नौकरी है, उनको यह सुविधा, चाहे वह SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC की हो, उनको यह सुविधा न दी जाए। बल्कि क्या होता है यहाँ पे सभी को एक समान दे दिया जाता है, जिससे भी बहुत धनी वाले जो धनी परिवार के बच्चे उनका भी फायदा हो जाता है, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनका भी फायदा इसी में होता है। तो इससे अच्छा है कि जो गरीब, ये लागू किया गया था गरीब परिवार के बच्चों के लिए ही SC ST OBC आरक्षण, लेकिन क्या है इसमें सभी लोग लाभ उठाते हैं, जिससे सबको फायदा मिलता है। अगर ये सरकार क्या करती है इसको, कि अगर इसको कहती कि जो A ग्रेड और B ग्रेड के लोग नौकरी करते हैं उनके अंतर्गत क्या उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे वो OBC के हो, चाहे SC के हो, चाहे ST हो, तो ऐसा अच्छा रहता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे सभी लोग को ले लिया जाता है इसी में। जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे A ग्रेड के हो, चाहे B ग्रेड के हो, सभी लोग नौकरी करते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनको भी मिलता है यह फायदा। तो बोला कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। बोला जैसे कि आप किसी को बोला कि आर्थिक, इसमें आरक्षण में कई प्रकार के आरक्षण होते हैं, जैसे आर्थिक हो गया, और सामाजिक में क्या होता है, समाज के तौर पे देख कर लोग इनकी मदद किया जाए। और आर्थिक में सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है। क्या करती है? सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है। ये हो गया आर्टिकल 47। देखिए, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं पर, शराब एवं पर प्रतिबंध लगाएगी। बोल रही है कि सरकार जो है वह सभी के लिए पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, मतलब सबके लिए पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। और क्या करेगी? और शराब जो है, नशीली दवाएं जो है, उन पर प्रतिबंध लगाएगी। कि उनका जैसे कोई फैक्ट्री है, वहां पे कुकेन या ड्रग्स किसी दवाई बनाने में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। उस मेडिसिन पे, उस दवा पे प्रतिबंध लगा सकती है। उसके चेक, अगर जैसे कि कोई दवा बनती है तो क्या होता है कि अगर जिसमें ये क्या बोलते हैं, जो ड्रग्स होता है, अगर उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है तो उस मेडिसिन को क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे कि वह मार्केट में न आ पाए, जिससे कि
कि वो अगर अधिक रहेगा तो वो मनुष्य को नुकसान भी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को नुकसान कर सकता है, इसीलिए उसको उस पर प्रतिबंध लगाई जाती है। और शराब तो जानते ही है प्रतिबंध लगाती है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, जैसे बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिए, तो क्या अब वहाँ पे क्या होता होगा, बल्कि जो शराब पर प्रतिबंध जो गवर्नमेंट लगाती है उसको पूर्ति करने के लिए जो केंद्र सरकार है उसको टैक्स देती है कि लो तुम अपना जो शराब की बिक्री यहाँ पर नहीं होती थी, मतलब कि जो शराब की बिक्री होती थी उसका जो पैसा आता था, अब उसके तौर पर अब यहाँ से तो आता नहीं है बिहार से, तो अब क्या करती है उसकी पूर्ति के लिए, मतलब अपने सरकार को चलाने के लिए वह पैसे अलग से देती है। वैसे क्या होता था कि अगर जो गवर्नमेंट था, जो जो स्टेट गवर्नमेंट था, कि उस पैसे से जो भी शराब की बिक्री होती तो उस पैसे से कुछ मिल जाता था, तो उससे भी खर्चा मतलब कि चल जाता था। लेकिन क्या होता है जब वहाँ पे नहीं सरकार प्रतिबंध लगा दी तो उसको केंद्र सरकार पैसे देने लगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 47 तक बताया, फिर देखिए आगे क्या है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है देख लीजिए। आर्टिकल 48 कह रहा है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, मतलब बोल रहा है कि जो कृषि है और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तौर पर उनका पालन करना। अब देख लीजिए क्या है कि कृषि में क्या है कि कृषि के लिए सरकार जो है कृषि के लिए सरकार जो है बढ़ावा देती है। किस किस में कृषि के लिए अगर आपको मशीन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए तो उस पर कम टैक्स लगाती है। और क्या बोलते हैं नाबार्ड जो है यह कृषि को बढ़ावा देने के लिए लोन देती है। ये क्रांति जो क्रांति कौन कौन सी आई थी देख लीजिए। पीली क्रांति, इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति, हरी क्रांति, नीली क्रांति, ऐसे कई प्रकार की क्रांतियां आई थी जिससे। और पशुपालन में बोला कि पशुपालन में जो है कि आर्थिक, मतलब आप अगर आप दुधारू पशु का पालन करते हैं तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ऐसे जानवर हैं। अभी क्या था कि बहुत ऐसे जानवर पालतू थे। अब गाय है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है, आदि जानवर, सुअर है, बहुत है। अब तो ये तो हो जाते थे कि इनको तो बख्श दिया जाता था कि इनकी जान को हत्या नहीं होगी। जो दुधारू होंगे, जो आर्थिक रूप से लाभ के तौर पे प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 48 में एक और है, देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अब 42वां संविधान संशोधन और 1976 में क्या हुआ कि अब बोला कि इसमें देखिए कृषि वाला जो है इसमें एक और बात होती है कि जैसे कि अब जो फलदार वृक्ष होंगे उनका तो हम प्रयोग करेंगे और जो फलदार वृक्ष नहीं होंगे उनको काट दिया जाए। ऐसा तो कहा नहीं किसी सरकार ने। तो इसके लिए क्या कहा कि आर्टिकल 48 में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा 42वां संविधान संशोधन 1976 बोला कि देखिए। और बाकी जो बातें तो ठीक थी, वहाँ पे था कि जो दुधारू गाय होंगी उनके लिए उनकी हत्या ना किए जाए, उन पर प्रतिबंध है। और जो फलदार वृक्ष हैं उन पर प्रतिबंध है उनको काटने पर। लेकिन अब बोला कि अब जो अन्य पेड़ पौधे, अन्य पशु पक्षी हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो अब सरकार भी उन पर 1976 वाले में जब संविधान संशोधन हुआ तो कहीं अगर ये लोग ऐसे करते रहेंगे तब तो बहुत जानवर मारे जाएंगे कि जो दुधारू गायों को छोड़ देंगे और कि नहीं इसकी हत्या नहीं कर सकते। और दुधारू आर्थिक रूप से लाभ होने वाले जानवरों को तो छोड़ देंगे। लेकिन अब जो लाभ नहीं होते आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होते हैं, तो उनका क्या करें। और जो पेड़ पौधे जो नहीं कुछ देते हैं तो उनका क्या करें। तो इनके लिए क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। कब संशोधन किया गया? तो इसके लिए संशोधन किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। अब बोला जो पेड़ पौधे आपको आर्थिक रूप से लाभ नहीं देते हैं, जो जीव जंतु आर्थिक रूप से लाभ नहीं देते, तो उनका भी प्रतिबंध लगा दी। कब? 1976 में जब यह संविधान संशोधन आया तब उस पर भी प्रतिबंध लगा दी। बोली कि जो पेड़ पौधे जैसे पीपल है यह हमें कुछ नहीं देता,
पीपल कुछ नहीं देता, लेकिन कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यह ऑक्सीजन तो कम से कम ऑक्सीजन तो देती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है। बबुल है, भले ही नहीं फल देता है तो क्या से वह क्या बोलते हैं, वह ऑक्सीजन तो देती है ना। या इस तौर पर इनको भी बैन कर दिया गया कि इनको भी आप नहीं काट सकते। अब पशुओं में क्या हो गया, जो वन्य जीव थे अब इसमें शेर है, भालू है, अन्य ऐसे ऐसे जीव जंगली जानवर हैं, अब उनको भी उनके ऊपर भी हत्या करने पर रोक लगा दिया गया था। इसलिए लगाया गया कि वो भी ऑक्सीजन देते हैं, वो भी ऑक्सीजन देते हैं, कम से कम नहीं तो कुछ ऑक्सीजन का तो कार्य करते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखिए आर्टिकल 49, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। देख लीजिए, बोला कि राष्ट्रीय स्मारक जो है उस पर क्या है, सरकार का कर्तव्य होगा कि उसको देखभाल करे, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करे। मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करने के लिए एक सेना गठित की गई है जिसे बोलते हैं CISF। यह सेना क्या करती है, जैसे ताजमहल पे आपको मिल जाएंगे CISF लोग, उसकी रक्षा वही लोग करते हैं। वो गवर्नमेंट के मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो बोला कि आर्टिकल 49 में कि सरकार की सरकार का यह अधिकार है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा का करे, वह इसको सरकार को करा। आर्टिकल 49 ने बताया कि आपका यह भी अधिकार है कि जो राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा करें। फिर देख लीजिए आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अब देखिए आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 को जो आर्टिकल 50 है इसको 50-50 बांट दिया गया, मतलब कि जो कार्यपालिका से ही न्यायपालिका हुई है, मतलब कार्यपालिका से ही न्यायपालिका हुई है। 50-50 इन दोनों को 50-50 मतलब दोनों में बराबरी भाग में बांट दिया गया। कार्यपालिका क्या करती थी, कार्यपालिका जो किसी कानून को बनाना था संसद में, तो वो क्या करते थे लोग, जैसे GST बिल पारित हुआ, GST जब बिल पारित हुआ, GST बिल, जैसे GST बिल आया, अब GST बिल अब लगा दिया कि छोटे बड़े उद्योगपतियों के ऊपर भी GST लगेगा। अब उनका जो भी वेतन जो भी हो, जिनके ऊपर जितना % लगता है वो अलग बात है। अब बोल दिया कि जैसे कि कोई संस्था चल रही है, अब बोला कि तुमको 18% देना है, 18% अगर वह संस्था नहीं देती है तो क्या होगा, उसके लिए 5 साल जेल लगे। मतलब सपोज दैट 18% नहीं हो, चाहे जो भी हो, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर 18% किसी संस्था को कह दिया कि तुमको देना है, 18% GST भरना है, अगर वह संस्था नहीं भरेगी तो क्या कार्यपालिका निपट लेगी? नहीं, कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका तुरंत कहाँ जाएगी, इनकम टैक्स वालों को सूचित करेगी। इनकम टैक्स वाले आएंगे इस संस्था के पास कि आपने ये नहीं भरा, GST नहीं भरा, आपको 5 साल की सजा। वह नहीं यह कर सकते, बल्कि वह ले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में कौन शिक्षा देगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका कहेगी कि आपने GST इतने महीने का नहीं भरा है तो आपको वह सजा देगी, चाहे जितने का हो प्रावधान सजा का, वह आपको सजा देगी। ये हो गया कार्यपालिका। कार्यपालिका का सिर्फ काम है कि उस पर ध्यान देना कि कौन क्या कर सकता है, लेकिन और उसका यह नहीं होता कि न्याय दे सके। वह किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। कार्यपालिका में जैसे अब कोई दरोगा जैसे हो गया तो अब उसको दे दिया, उसको यह संविधान यह अधिकार दे दिया जाएगा कि तुम न्याय कर सकते हो। तो हर एक व्यक्ति का घूस लेकर मार देगा सबका कि नहीं तुम 5 लाख 10 लाख लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे सकता हूँ, ऐसा कर सकता है। इसीलिए कार्यपालिका में क्या है कि बस कार्यपालिका में आपको जो अधिकार मिला है वही अधिकार कर सकते हैं, बाकी तो कोर्ट हैया है, न्यायपालिका तो हैया है सजा देने के लिए। जो भी भुगतान करे सजा वह न्यायपालिका ही करेगी। देखिए आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। अब आर्टिकल 51 क्या कर रहा है कि आर्टिकल 51 बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, इसी अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 51 क्या है, बोला कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए यूएनओ का गठन किया गया। यूएनओ के सदस्य जो भी हैं उसमें भारत भी सदस्यता है, भारत की भी। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा दे, जैसे कि अब क्या है कि देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है, उदाहरण के तौर पे समझिएगा। जैसे देखिए
जैसे देख ले इन दोनों मतलब ये पति पत्नी दोनों में झगड़ा हो गया, जैसे कि अब इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, हो गया तो फिर क्या, अगर ये लोग अपने में झगड़ते रहे तो अगर इनके बीच में कोई मध्यस्थता मतलब समझाने के लिए ना आया तो क्या होता है कि इनके बीच में तलाक हो जाता है। क्या होता है? तलाक हो जाता है। तलाक का कारण ऐसा ही होता है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर जैसी कोई मध्यस्थता न ले, कोई समझदार व्यक्ति इनको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से न समझाए तो क्या होता है, तलाक की 100% स्थिति बन जाती है। इसीलिए अगर कभी भी पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो उनको एक मध्यस्थता की जरूरत होती है कि लोग कहते हैं कि नहीं आप जाओ, आपकी बात मान जाएंगे लोग। ऐसा बोलते हैं लोग कि आप समझदार हैं, आपकी हो सकता है कि आपसे पटती है, आपका बात मान जाएंगे ये दोनों लोग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जाते हैं समझाते हैं तो मान जाते हैं लोग, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके बस का भी नहीं होता तो फिर उनको भी उखाड़ फेंकते हैं, बस ले ना दे, बस वही जो होगा सो होगा, बस यही होता है उनके हिसाब से। तो वही बात कही है कि जो ये क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए कहा कि जब दो देश विवाद करते हैं आपस में, जब दो देश आपस में विवाद करते हैं तो यूएनओ जो है वो क्या करती है, मध्यस्थता का काम करती है, जिसमें वह समझौता करवाती है, ये संधि करवाती है कि नहीं आप लोग झगड़िए मत, क्या बात है क्या राय है उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, ऐसा यूएनए करवाती है। लेकिन क्या है, हम बता दें कि हमारे जो भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे भी दुश्मन जो होता है ना कि वो भी अपना सर उठाकर चलता है, लेकिन अन्य देश में अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। अगर अन्य देश में ऐसे करेंगे कि आप भले ही कुछ भी हो, आपको वहाँ के नियम से ही चलना होगा, लेकिन हमारे भारत में क्या है कि अगर आप विदेशी व्यक्ति हैं तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आपके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। विदेशी व्यक्ति भले वो आप दुश्मन हो, भले ही आप दुश्मन हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या है, अगर अन्य देश में जाएंगे तो उन पे प्रतिबंध भी लगा सकती है, वो भी कुछ भी कर सकती है अगर आप सही से ढंग से नहीं रह पाए तो। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति बहुत महान है। लोग क्या करते हैं, हमारे भारत में लोग संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अन्य देश जो अन्य देश हैं वो अपना रहे हैं। फ्रांस में जैसे, रूस में ऐसे तो लोग हैं, अमेरिका में अभी जल्द ही मैं बता दूं कि अमेरिका में एक लड़की थी जो क्या बोलते हैं, वह भरतनाट्यम कर रही थी। वह बताई कि क्या बोलते हैं, हमको बहुत भारत का जो सांस्कृतिक है कार्यक्रम होता है वह बहुत पसंद होता है, और उसने पूरे बीच रास्ते में क्या बोलते हैं भरतनाट्यम का डांस किया था, मतलब नृत्य किया था। तो वही बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बढ़ावा देने के लिए यूएनओ जो है यह सदस्य बनाती है, लेकिन इसमें जो यूएनओ का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। ये बहुत खतरनाक पाकिस्तान है सभा, पाकिस्तान उसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत है। जब इन दोनों के बीच, जैसे किसी दो देशों के बीच अगर कुछ होता है, कोई विवाद होता है तो उनको सुलझाने के लिए यूएनओ का सहारा लेना पड़ता है। यूएनओ क्या करती है, एक समझौता करवाती है, जिससे कि संधि करवाती है, जिससे कि लोग आपस में ना झगड़े। अब देखिए, मैं सुलझा देना इसी अनुच्छेद के तहत होता है। यह आर्टिकल 51 यूएनओ का सदस्य जानते हैं, बहुत सारे देश हैं, 100 कंफर्म नहीं मुझे, मैं बता दूंगा, लगभग हमको आशा है कि 135 देश के लगभग होंगे, हमको कंफर्म नहीं है। देख लीजिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है। तो यह दोस्तों, यह चैप्टर 8 समाप्त होता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं समझ आया, मैं आपको समझा दूंगा। और एक बात यह, मैं क्या बोलते हैं, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बनाया हूँ और बॉयज़ के लिए अलग, जिसमें सुबह 7 बजे टेस्ट डेली होता है। आप उसको ज्वाइन कर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर डेली टेस्ट दे सकते हैं। यूपीएससी के हर एक रिलेटेड मटेरियल्स आपको उस ग्रुप में प्राप्त होंगे। और ये भी है कि अगर आपको जिस टॉपिक पे, अगर जैसे कोई टॉपिक आया, नया टॉपिक जैसे इस समय चल रहा है अफगानिस्तान और तालिबान, जैसे अब इसको नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे कि इस पर मैं आपको अच्छे तरीके से बढ़िया से विस्तारित रूप से समझा सकता हूँ। इस समय यह टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तालिबान बहुत ज़्यादा आतंकवाद मचा दिए हैं वहाँ अफगानिस्तान में।
तो वही बता रहा हूँ कि अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है, मैं उस टॉपिक को आपको समझाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। थैंक यू।